तो मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। देखो ये शब्द ना कई बार आ चुका, एक बार इस शब्द को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि मसला क्या है। कुछ प्रोग्राम ऐसा था कि जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं तो हमें बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और वो कार्य जो हम करते हैं वो कार्य ही इस ऊर्जा में बदल जाता है। यानी जब हम किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में लेके आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, किसके विरुद्ध? वैद्युत बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक किसको लेकर है? वैद्युत द्विध्रुव को लेकर है, आवेश को लेकर नहीं, वैद्युत द्विध्रुव को लेकर है। यानी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, एक बार इसको जानो। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ये दोनों आवेश बेहद समीप यानी 12 दूरी पर रखे रहते हैं। इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम भी है। यानी ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हुआ इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का निकाय है। जब एक आवेश को क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं, काम करना पड़ता है, ऊर्जा पैदा होती है। इसके पास तो दो आवेश है, अगर इस निकाय को क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे तो डबल काम करना पड़ेगा। वो बाद की बात है कितना करना पड़ेगा, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इसके पास कितना आवेश है? दो। इन आवेशों को जब उठाकर मैं क्षेत्र के अंदर लेकर आता हूं तो मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और वो काम ही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आज का कंसेप्ट ये है, जब हम किसी द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और वो कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन लेकर कहां से आते हैं, सवाल ये उठता है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? वैद्युत द्विध्रुव की। लेकिन सवाल ये होगा कि कहां से लेकर आते हैं? हम लेकर आते हैं इसको अनंत से। कहां से? अनंत से। अनंत पर रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो लिखते हैं। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उठाकर क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यह है हमारा आज का कंसेप्ट। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमें उसे वहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसका संबंध होता है वैद्युत स्थिर ऊर्जा से। आज हम इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना चाहते हैं कि हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो निकालना चाहते हैं। तो देखो, इस डेरिवेशन को समझने के लिए ना ये प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। एक बार सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलिए, इस डेरिवेशन को समझने के लिए प्लानिंग बनाना जरूरी है कि हम इसको कैसे करेंगे। प्लानिंग से सेंस है कि हमें स्टेप याद करने जरूरी है कि डेरिवेशन को किस तरीके से सोल्व करना है। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मान लो हमारे पास ये क्षेत्र है, ये हमारे पास कौन है? एक वैद्युत क्षेत्र है। हम सबसे पहले किसी द्विध्रुव को, मान लो हमारे पास ये कोई द्विध्रुव है, ये माइनस का आवेश, ये प्लस का आवेश, ये पॉइंट का नाम ए, ये पॉइंट का नाम बी, इसके बीच की दूरी कितनी है? 12। इस वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे उठाकर यहां लेकर आए। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से यहां लेकर आए तो किस तरह लेकर आए? क्षेत्र के लंबवत लेकर आए। कैसा लेकर आए? क्षेत्र के लंबवत। तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लेकर आए तो हमें कोई काम करना पड़ेगा,
उस कार्य का नाम है W1। और फिर मैं जैसे इसको क्षेत्र में रखूंगा तो इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा, ट्विस्ट दे दूंगा, ये थीटा कोण पर घुमा दूंगा, तो घुमाने के लिए भी मैं कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का नाम है W2। मैटर समझो क्या है। हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर लाना चाहते हैं। अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर लाना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं उसको लंबवत लेकर आया तो कार्य करना पड़ा W, फिर यहां लाकर उसको थोड़ा सा घुमा दिया तो कार्य करना पड़ा W2। उन दोनों W का जोड़ कुल W के बराबर होगा। मैं क्षेत्र में ला कैसे रहा, पहले उसको समझो। मैं वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर ला रहा। मैं अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर लाया तो मुझे कार्य करना पड़ा और टोटल काम निकालना है। तो इस काम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं लाया किस तरह उसको देखो। मैं सबसे पहले उसको लंबवत लेकर आया, एक काम करना पड़ा। लंबवत लाके फिर मैंने उसको थोड़ा सा घुमाया तो घुमाने में काम करना पड़ा। लंबवत लाने का कार्य तो मान लिया W1 और घुमाने का कार्य मान लिया W2। W1 प्लस W2 टोटल लाने का काम हो गया। हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर लेकर आते हैं, जिससे हमें W कार्य करना पड़ता है। हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उठाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर लाना चाहते हैं, जिससे हमें W कार्य करना पड़ेगा। ये W कार्य हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम द्विध्रुव को लंबवत उठाकर लाते हैं और फिर लंबवत लाने के बाद उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। जब लंबवत उठाकर लाए तो हमें कार्य करना पड़ा W1 और जब हमने उसको घुमाया तो कार्य करना पड़ा W2। इन दोनों कार्यों का जोड़ इस कार्य के बराबर होगा। प्लानिंग समझ में आ गई। मैं कैसे लेकर आ रहा हूं, उसे तिरछा लेकर आ रहा हूं। तो लिखना शुरू करते हैं, सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। इसको अनंत से उठाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर लाया जाता है जिसके लिए हमें W कार्य करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझो दोस्त, आज का जो डेरिवेशन है पूरा टोटली कंसेप्ट बेस है। हमें कहा कि किसी द्विध्रुव को उठाकर क्षेत्र तक लाओ तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा। सवाल ये उठता है कि लेकर कैसा आना है। मैंने लिखा यहाँ कि हमारे पास कोई द्विध्रुव है भाई, उसको अनंत से उठाकर क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाकर ऐसे लेकर आओ तो हमें W कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने इस प्रोग्राम को करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करा। मैं डायरेक्ट उसको तिरछा लेकर नहीं आया, मैं उसको उधर से पहले लंबवत लेकर आया ऐसे और फिर उसको मोड़ दिया। तो स्थिति तो वही बनेगी थीटा कोण पर। हमें लाना कैसे था, तिरछा लाना था इस तरीके से। तो मैंने इस काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लास्ट बार बता रहा बस कि जैसे ही हम सबसे पहले उसको कैसे लेकर आए, लंबवत तो इस तरह आया होगा, उसको यहां लाकर हमने थोड़ा सा घुमा दिया तो कार्य दो करने पड़े। एक तो उसको लंबवत लाने का कार्य तो W1 और फिर उसको घुमाने का कार्य W2 और W1 प्लस W2 कुल W के बराबर होगा। और अब मुझे डेरिवेशन में अब करना ही क्या होगा, W1 W2 निकालने पड़े। क्लियरिटी आ गई। आओ लिखते हैं इस बात को। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लेकर आते हैं।
लेकर आते हैं जिससे हमें W1 कार्य करना पड़ता है चित्र 1, जैसा चित्र 1 में दिखाया हुआ है। हमें कितना कार्य करना पड़ता है? W1। ये हमारा पहला चित्र है, ऐसा रखा हुआ है हमारा द्विध्रुव। ये चित्र A है। यहां तक की बात क्लियर सब बच्चों को? ये हमारा चित्र A है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले द्विध्रुव को क्षेत्र से लंबवत लेकर आते हैं, क्षेत्र के लंबवत लेकर आते हैं। ये क्षेत्र के लंबवत ही तो है जिसमें हमें W1 कार्य करना पड़ता है, जैसा कि चित्र A में दिखाया गया है। अब इसको हम इसकी स्थिति से थोड़ा सा घुमा देते हैं। कितने कोण पर घुमा देते हैं? थीटा कोण पर घुमा देते हैं। ये -q, ये +q। इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम B। ये कोण कितना हो गया? थीटा। कितना घुमा दिया? थीटा कोण पर घुमा दिया। तो थीटा कोण पर जब घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब हम इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा देते हैं, जैसा कि चित्र B में दिखाया गया है, जिसमें हमें W2 कार्य करना पड़ता है। तो कुल कार्य W बराबर होगा W1 + W2 समीकरण नंबर 1। कुल कार्य बराबर होगा W1 + W2। बात समझ में आ रही? क्या कहा हमने कहा कि द्विध्रुव को जब उठाकर लाते हैं क्षेत्र में तो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ऊर्जा है। सवाल ये होगा कि कैसे उठाकर लाना है? मैंने कहा तिरछा उठा के लाओ, ऐसी स्थिति होनी चाहिए उसकी, वो क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर होना चाहिए। तो मैंने इस काम को 2 पार्ट में करा, एकदम नहीं लाया उसको तिरछा। पहले कैसे लाया? पहले उसको लंबवत लेकर आया, इस तरीके से लंबवत, तो W1 काम करना पड़ा। फिर जैसे मैं यहां लेकर आया तो उसको थोड़ा घुमा दिया तो स्थिति यह बन गई। एक तो कार्य होगा लंबवत लाने का कार्य जिसका नाम W1 है, एक कार्य होगा घुमाने का कार्य जिसका नाम W2 है। दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो कुल W आ जाएगा, और ये कुल W ही ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब क्या बचा डेरिवेशन में? क्या कहते हैं सिद्धांत कि W1 निकाल लो। क्या है W1? उसको लंबवत लाने का कार्य। फिर दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि W2 निकाल लो। W2 क्या है? घुमाने में किया गया कार्य। और दोनों कार्य निकाल के समीकरण 1 में रख दो तो आंसर आ जाएगा। सब बच्चों को क्लियर है बात? तो आओ शुरू करते हैं। W1 कैसे याद करेंगे? W1 के लिए हम गुणा भाग करेंगे। जरा सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे एक बार। ये हमारा माइनस का आवेश है, ये हमारा प्लस का आवेश है। जब इसको क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराएंगे तो क्षेत्र दोनों आवेशों पर बल लगाता है। बात अंडरस्टूड है, पक्की बात है। तो जैसे ये द्विध्रुव क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इस पर भी बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा। धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा वही होती है जो क्षेत्र की दिशा है, और ऋणावेश पर धनावेश के उल्टी दिशा में बल लगता है। अब बराबर क्यों ही? यानी ये क्षेत्र क्या चाहेगा कि धनावेश तो इससे बाहर जावे और ऋणावेश इसके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि ये क्षेत्र किसका है? प्लस वाले आवेश का है। तो प्लस वाला आवेश को तो अंदर आने नहीं देने का, इसको तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा। और प्लस वाला आवेश माइनस वाले आवेश को अंदर खींचेगा, वो अपने आप आ जाएगा। यानी जब द्विध्रुव को क्षेत्र में लेकर आते हैं तो प्लस क्यू आवेश को लाने में तो कार्य करना पड़ता है, और माइनस क्यू आवेश को लाने में कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र उसको अपना आप खींच लेता है। यानी जितना हमें धनावेश को लाने में कार्य करना पड़ा, उतना ही कार्य हमें ऋणावेश को लाने में प्राप्त हो गया। यानी जितना कार्य करना पड़ा उतना ही प्राप्त हो गया। जो कार्य करना पड़ता है वो प्लस का, जो प्राप्त होता है माइनस का। जितना करना पड़ा प्लस का 15 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और माइनस का 15 ही प्राप्त हो गया, तो टोटल कार्य कितना होगा? 0। तो द्विध्रुव को लंबवत लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, तो W1 का मान कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आई? जब द्विध्रुव को, बोर्ड में फोकस रखो 1 मिनट, जब द्विध्रुव को क्षेत्र में लंबवत लेकर आते हैं तो
तो क्षेत्र इसके दोनों आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू पर वैद्युत बल लगाता है। वैद्युत बल विपरीत दिशा में लगाता है, विपरीत दिशा में लगाता है। जैसे प्लस क्यू आवेश पर बल उसका नाम है F1, वो कितना होगा, वो होगा QE। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा वही जो E की है, दिशा वही जो E की है। और दूसरे आवेश पर माइनस क्यू आवेश पर बल, इसका नाम होगा F2, इसका भी फॉर्मूला वही होगा QE, लेकिन दिशा F1 के विपरीत, दिशा F1 के विपरीत। यानी एक बल तो बाहर की ओर काम करेगा, हम उसे अंदर की ओर लाना चाहते हैं, बल बाहर की ओर है, इसे अंदर की ओर लेकर आना चाहते हैं। बाहर बल चाहता है कि बाहर निकले, हम चाहते हैं अंदर आवे, तो हमें बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू को लाने में तो हमें काम करना पड़ेगा, और माइनस क्यू को लाते समय हमें काम प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपना आप आ रहा। तो जितना हमें काम करना पड़ेगा उतना ही हमें प्राप्त होगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 0। तो आओ शुरू करते हैं। क्या कहा हमने, पहले पे इतना बल, दूसरे पे इतना बल। क्षेत्र में इन आवेशों को समान विस्थापित करते समय प्लस क्यू को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है माइनस क्यू के लिए उतना ही कार्य प्राप्त होता है। अतः द्विध्रुव को लाने में, द्विध्रुव को कैसे लाने में, लंबवत लाने में किया गया नेट कार्य W1 बराबर होगा 0। W1 बराबर कितना होगा, 0, क्योंकि प्लस के क्यू आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है माइनस क्यू के लिए उतना कार्य ही प्राप्त होता है। जितना करा उतना ही प्राप्त हो गया। जेब में हमारी पॉकेट में 5 रुपए थे, 5 थे, 5 ही निकल गए, 5 ही आ गए, तो अब कितने बचे, 5 ही बचे। जितना काम करा उतना ही प्राप्त हो गया, जो दिया वही मिल गया। तो नेट तो प्रोग्राम 0 हुआ ना, चेंज तो 0 आया। एक पॉइंट क्लियर। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा कार्य कौन सा है, अब जैसे ही हम इसको यहां तक लेकर आए, अब इसको घुमाएंगे, तो घुमाने में किया गया कार्य, अब हम क्या निकल लेंगे, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को सेकंड W2 के लिए गुणा भाग करेंगे। W2 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, कितना घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, जब हम किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं तो हमारा किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है ये। अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखकर किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला ये होता है W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 क्या है, पहला एंगल, P के पहले कितने कोण पर था वो, और θ2 क्या है, बाद का एंगल, कि बाद में कितने कोण पर रह गया। तो पहले तो वो कितने कोण पर था, देखो ध्यान से, 90 डिग्री के। तो W2 बराबर आ गया PE cos 90 डिग्री माइनस बाद में कितने कोण पर रह गया, थीटा। बात समझ में आ रही, पहले वो कितने कोण पर था, 90 डिग्री के कोण पर था। क्षेत्र की दिशा से नाप रहे कोण, पहले 90 पे था नहीं था, θ1 का मान 90 होगा कि नहीं होगा। हमने घुमा के कितना छोड़ दिया, थीटा, तो बाद का कोण तो थीटा रह गया ना। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा W2 बराबर आ गया PE माइनस के cos θ, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो W2 बराबर आ गया माइनस के PE cos θ। हमारा W1 का मान भी आ गया, W2 मान भी आ गया। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, समीकरण 1 से कुल कार्य W बराबर होगा W1 प्लस W2। थोड़ी देर पहले बताया था, W1 W2 के मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो हमारा W बराबर कितना है दोस्त, W बराबर है W1 का मान 0 और W2 का मान हमने निकाला है माइनस के P cos थीटा। तो W बराबर आ गया माइनस के P cos थीटा। ये कार्य कौन सा आया, द्विध्रुव को तिरछा लाने में किया गया कार्य, और ये कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो U बराबर आ गया, U बराबर W, तो U बराबर आ गया माइनस के P cos थीटा। ये होता है ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। एक बार सब बच्चे नोट करेंगे इसको। ये होता है दोस्त ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। किसकी ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। मान लो हमारे पास कोई दो सदिश राशि है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उनका फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा। जहाँ ए और बी दोनों क्या है, सदिश, ये सदिश के परिमाण है। हमारा पी भी एक सदिश राशि है, ई भी एक सदिश राशि है। तो P cos थीटा को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं U बराबर माइनस के P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि जब इसको खोल लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। A डॉट B, दो वेक्टरों की डॉट गुणा खोलते हैं तो cos थीटा आ जाता है। अगर cos थीटा हटाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर P के क्या है, मान है, केवल वैल्यू है। यहाँ नीचे क्या है, P वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर रूप ये है U बराबर माइनस के P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये था आज का हमारा डेरिवेशन। आज हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ा आसान वे था। इस वीडियो को एक दो बार देखना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।